हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल संभव में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आज से पहले वाली कक्षा में देखा था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और किस तरीके से भारत में यूरोपीय कंपनी व्यापार करने आती है और धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार के साथ साथ शासन प्रशासन का कार्य भी देखती है। और इसमें सबसे पहले 1498 में पुर्तगाल आते हैं। उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीस भी भारत आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे क्या करती है, भारत में शासन करने लगती है। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने शासन का विस्तार, अपने व्यापार का विस्तार करती है और प्लासी तथा बक्सर के युद्ध के पश्चात वो बंगाल में पूर्ण रूप से अधिकार कर लेती है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम देखेंगे मैसूर साम्राज्य के बारे में तथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आज की कक्षा में देखेंगे। तो मैसूर साम्राज्य की अगर बात करें तो तालीकोटा के युद्ध में 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य में अराविडो वंश की स्थापना होती है। ठीक है, इस वंश के जो शासक थे वेंकट द्वितीय, उसके समय में 1612 में क्या होता है, मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती है। ठीक है, 18वीं सदी में इस वंश का शासक कृष्णराज था, जिसके दो मंत्री थे, नंजराज और देवराज। ठीक है, जो देवराज था वो तो क्या था, प्रमुख सेनापति था, जबकि नंजराज जो है वो राजस्व और वित्त नियंत्रक था, जो बाद में क्या हो जाता है, नंजराज की मैसूर राज्य का सर्वा हो जाता है। इसी समय में हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति क्या होता है, नंजराज की सेना में भर्ती होता है, जो अपनी योग्यता के बल पर एक दिन क्या कर देता है, मैसूर का स्वामी बन जाता है। तो हैदर अली की अगर हम बात करें तो हैदर अली का जन्म कोलार जिले में होता है। ठीक है, हैदर का जो पिता थे फतेह मोहम्मद, वो नंजराज की सेना में एक सैनिक थे। हैदर अली भी शुरू में एक सैनिक के तौर पर वो भी भर्ती होते हैं, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वो क्या होते हैं, डिंडीगुल के किलेदार बन जाते हैं। ठीक है, किलेदार बनने के पश्चात वो क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक तो खंडेर राव नामक जो ब्राह्मण था उसको अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं, राजनीति और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा ये क्या कर देते हैं, डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना करता है। ठीक है, अब मराठों का जब मैसूर पर आक्रमण होता है उस समय हैदर अली जो है वो मराठों की विरुद्ध बड़ी वीरता से लड़ता है, जिसकी वीरता से प्रभावित होकर इसे मैसूर का सेनापति बना दिया जाता है। ठीक है, जब ये मैसूर का सेनापति बनता है तो खंडेराव जो इसका मुख्य सलाहकार था, हैदर अली का जो मुख्य सलाहकार था, वो क्या कर देता है, दरबार में षड्यंत्र रचकर नंजराज की हत्या करवा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1760 में हैदर को मैसूर का शासक वो बना देता है। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के कारण हैदर का जो है वो अंग्रेजों के साथ बार बार टकराव होता है, युद्ध होता है। ठीक है, तो इसी का परिणाम था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, अंग्रेज क्या करना चाहते थे, जो हैदर अली है वो उसकी शक्ति से परिचित थे। ठीक है, उसकी जो शक्ति है वो लगातार बढ़ रही थी, जिसको कम करने के लिए मराठों और निजाम से वो क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं और एक त्रिगुट का निर्माण करते हैं। लेकिन हैदर अली भी एक योग्य व्यक्ति था, वो क्या कर देता है, इस संधि से मराठों और निजाम को इस गुट से अलग कर देता है। इस युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेज हार की स्थिति में आ जाते हैं और हैदर से संधि कर लेते हैं, जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मद्रास की जो संधि है वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होती है, परंतु इसकी जो शर्तें हैं वो हैदर अली के पक्ष में थी। ठीक है, इस संधि में क्या होता है, जो कैदी है उनकी अदला बदली तथा जो जीते गए स्थान है उनकी भी आपस में अदला बदली होती है। ठीक है, इस संधि से अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा थी
उसको भारी धक्का लगता है, क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने सब इससे पहले कभी भी अंग्रेज़ों को नहीं हराया था, और जो मद्रास की संधि है वो भी एक भारतीय ने तय करी थी। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जो अजेयता है वो भी समाप्त हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि हैदर अली जो है वो भारत का पहला शासक था जिसने अंग्रेज़ों को युद्ध में हराया था। इससे पहले कोई भी अंग्रेज़ों को युद्ध में नहीं हरा सका था। ठीक है, अब मद्रास की संधि के पश्चात इन दोनों के बीच में, अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जा वो मित्रता हो जाती है। लेकिन ये जो मित्रता थी ये सिर्फ कुछ क्षणों के लिए रहती है। ठीक है, और उसके पश्चात क्या होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो कि 1880 से 84 के बीच में चलता है। मद्रास की संधि के बाद मराठे क्या करते हैं, मैसूर पर आक्रमण करते हैं। लेकिन अंग्रेज जो हैदर के जो मित्र थे वो हैदर अली की क्या नहीं करते हैं, मदद नहीं करते, बल्कि दूसरी ओर अंग्रेजों के द्वारा माही बंदरगाह पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, वो ना तो हैदर अली की मदद करते हैं, बल्कि वो क्या देख रहे थे, ताक में थे कि कब हैदर अली पे आक्रमण होता है, कब मौका मिले कि हम हैदर पर आक्रमण करते हैं। जब वो देखते हैं कि मराठे हैदर अली पे आक्रमण करते हैं तो वो भी क्या कर देते हैं, माही बंदरगाह पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे कि हैदर का जो साम्राज्य है उसका साम्राज्य के अंतर्गत आता था। फलस्वरूप अंग्रेजों और हैदर के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। ठीक है, और फोर्ट नोनोवा के युद्ध में 1782 में क्या हो जाते हैं, हैदर अली उस युद्ध में घायल हो जाते हैं और हैदर की उसके पश्चात मृत्यु हो जाती है। अब जब हैदर की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ संधि करता है। उसके पश्चात टीपू सुल्तान वहाँ का शासक बनता है। ठीक है, टीपू जो है वो 1782 में शासक बनता है और 1799 तक रहता है। जब हैदर अली की मृत्यु होती है उसके बाद उसका पुत्र टीपू क्या बनता है, मैसूर का शासक बनता है। थॉमस मुनरो ने क्या कहा था, टीपू के बारे में कहा था कि जो टीपू सुल्तान है वो नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि टीपू सुल्तान को नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा किसने कहा था, तो वो किसने कहा था, थॉमस मुनरो ने कहा था। ठीक है, टीपू ने 1787 ईस्वी में अपने आप को बादशाह घोषित किया था, यानी कि उसने बादशाह की उपाधि धारण की अपने नाम से। अब उसकी मृत्यु के पश्चात वो क्या कर लेता है, अंग्रेजों के साथ संधि करता है, जिसे मंगलौर की संधि के नाम से जाना जाता है, जो 1784 में होती है। ठीक है, मंगलौर की संधि। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त होता है, तो वो है मंगलौर की संधि। यह संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में होती है। मार्कार्टनी और टीपू के बीच में मार्च 1784 में होती है। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने क्या करा, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया और जो बंदी थे उनको भी मुक्त कर दिया। यह संधि टीपू के लिए क्या थी, एक कूटनीतिक सफलता थी, क्योंकि वो जो है वो अंग्रेजों के साथ पृथक संधि और मराठों की सर्वोच्चता स्वीकार करने का सफल विरोध जो है वो कर सका था। वारेन हेस्टिंग ने इस संधि की शर्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। जब वारेन हेस्टिंग को पता चलता है कि संधि की गई है तो वो क्या करता है कि जो ये वो लॉर्ड जो मार्केटनी है जिसने टीपू के साथ ये संधि करी थी, उसने कहा था कि लॉर्ड जो मार्केटनी है वो कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो डालेगा। इसने टीपू सुल्तान के बारे में ये कहा था। ठीक है, टीपू सुल्तान एक काम करता है, मैसूर की जो राजधानी है वो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाता है। ठीक है, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का
वृक्ष लगाता है, विदेशों में अपने दूत भेजता है और श्रृंगेरी में शारदा देवी का पुनः निर्माण भी वो करता है। हैदर और टीपू अपनी धार्मिक समानता के लिए जाने जाते हैं। मतलब उन्होंने कट्टरता नहीं अपनाई, बल्कि उन्होंने सभी धर्मों को अपने राज्य में स्थान दिया। ठीक है। टीपू भारत का एकमात्र शासक था जिसने यूरोपीय कंपनी के तर्ज पर एक कंपनी खोलने का निर्णय लिया था। मतलब उसने क्या करा, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने कंपनी खोली थी, उसी प्रकार से यूरोपियों ने जिस प्रकार से कंपनी खोली थी, उसी की तर्ज पर उसने भी एक कंपनी खोलने का निर्णय लिया था। ठीक है। तो इस तरीके से टीपू मैसूर का शासक बनता है। अब इनके बीच में भी ज़्यादा समय तक जो संधि रहती है वो नहीं रहती है, जिस कारण से तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो लड़ा जाता है, जो कि 1790 से 1792 तक चलता है। मंगलौर की जो संधि है वो क्या थी, एक खोखली विराम संधि थी। ठीक है। टीपू भी जानता था कि जो अंग्रेज है वो फिर से लड़ना चाहेंगे, यानी कि वो अवश्य ही फिर से टीपू से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। जिस कारण से डचों ने जब भारत में अपने जो बंदरगाह है वो ट्रावनकोर के राजा और अंग्रेजों को बेचे, तो ट्रावनकोर द्वारा जब बंदरगाह खरीदे जाते हैं तो बंदरगाह को टीपू सुल्तान प्राप्त करना था। मतलब जो बंदरगाह है जो डचों ने किसको बेचे थे, ट्रावनकोर के राजा को बेचे थे, उनको क्या करना चाहता था, टीपू खरीदना चाहता था। इस कारण से टीपू क्या हो जाता है, उनसे नाराज हो जाता है। ठीक है। और ट्रावनकोर पर आक्रमण कर देता है। ट्रावनकोर का जो राजा है वो क्या था, अंग्रेजों का मित्र था। फलस्वरूप क्या होता है, अंग्रेजों के और मैसूर के बीच में तृतीय जो युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध, वो छिड़ जाता है। ठीक है। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में होती है उससे समाप्त होता है। इस संधि के अनुसार क्या होता है, टीपू अपने देश का लगभग आधा जो भाग है वो अंग्रेजों तथा उनके साथियों को दे देता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार जो है वो मिल जाता है, जबकि मराठों को जो तुंगभद्रा नदी है उसका उत्तर भाग और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिल जाता है। टीपू को क्या किया जाता है, 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़ते हैं अंग्रेजों को। ठीक है। पर तुरंत धनराशि न देने पर जब टीपू सुल्तान वो धनराशि तुरंत न दे पाता है तो टीपू के उसके जो 2 पुत्र थे वो कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है। इस संधि के बाद टीपू की जो अर्थव्यवस्था है और जो सैन्य संगठन है और सुरक्षा आदि जो व्यवस्था है वो सब तीतर भीतर हो जाती है। कॉर्नवालिस ने इस संधि पर टिप्पणी की कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। किसने कहा था, ये कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। ठीक है। टीपू की जो पराजय था उसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजों ने 1790 ईस्वी में निजाम और मराठों से संधि करके टीपू को मित्र रहित बना दिया था। पहले जो मराठे और निजाम थे वो टीपू के मित्र थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, 1790 में इन दोनों को अपने साथ मिला लिया, जिससे कि वो मित्र रहित हो गया। ठीक है। टीपू मित्र रहित हो गया। और युद्ध में टीपू ने घुड़सवार सेना की जगह पैदल सेना का अधिक उपयोग किया। अब कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर जो गवर्नर जनरल बना, उसने क्या करा, मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति बनाई। इसी कारण से क्या होता है, जॉन शोर को अहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है। किसको, जॉन शोर को क्या माना जाता है, हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता माना जाता है। आगे चलकर सर जॉन लॉरेंस जो है
उसने भी अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, 3 युद्ध जो थे उनके बीच में वो लड़े जाते हैं। अब जो आखिरी युद्ध है 1799 ईस्वी में, चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1799 में लड़ा जाता है। ठीक है, 1799 ईस्वी में क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू के पास साइक संधि का प्रस्ताव भेजा। ठीक है, टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण से क्या हो जाता है, 1799 ईस्वी में वेलेस्ली ने युद्ध की घोषणा कर दी और मैसूर के पूरब से जनरल हैरिस और कर्नल वेलेस्ली तथा पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। स्टुअर्ट के सदासिर के युद्ध में और हैरिस ने मलावली के युद्ध में क्या कर दिया, टीपू को हरा दिया। अब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया और टीपू दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है, 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया और उसका जो परिवार था उसके सदस्यों को बेल्लोर में कैद कर दिया। अंग्रेजों ने क्या करा, कन्नड़, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम तथा मैसूर का जो समस्त समुद्री तट था उस प्रदेश को विलय कर लिया। कुछ प्रदेश जो है वो निजाम को दे दिए गए। मैसूर के जो राज्य को वाडियार वंश के 2 वर्षीय जो बालक थे कृष्णराज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में उसको ले लिया तथा मैसूर पर साइक संधि लाद दी गई। परंतु टीपू के दोनों जो पुत्र थे उनको पेंशन दे दी गई। चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसकी सफलता के बाद गवर्नर जनरल जो वेलेस्ली है उसने दम भरे शब्दों में कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और जो अंग्रेज हैं उनका मैसूर पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप आशा करता हूँ कि आपको यह जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।